हेलो, आई एम डॉक्टर मोहिनी चकलंडे। वेलकम टू अगतंत्र लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम थैनेटोलॉजी इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है थैनेटोलॉजी, इस पर एग्जाम में आपको एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इस पे एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू ऐसे तीनों प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक पर पूछे जाने वाले हैं। तो टॉपिक इम्पोर्टेंट होने के कारण हमें हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है थैनेटोलॉजी। ये जो शब्द है ये दो शब्दों से बनता है, थैनाटोस एंड लॉगस। तो थैनाटोस यानी कि डेथ और लॉगस यानी कि साइंस। तो ऐसा एक विज्ञान या ऐसा एक साइंस जहाँ पर हम डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं, उसको हम थैनेटोलॉजी कहेंगे। तो थैनेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के संदर्भ में जो भी चीजें हैं उसकी जो डिटेल्स है, उसके जो माइनर पॉइंट्स है, वो सारी चीजें हम जहाँ पे पढ़ते हैं उसको हम थैनेटोलॉजी कहते हैं। तो थैनेटोलॉजी ये जो शब्द है ये दो शब्दों से बनता है, थैनेटोस एंड लॉगस। थैनेटोस यानी कि डेथ और लॉगस यानी कि साइंस। तो थैनेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ डेथ। तो उसके बाद आता है डेथ। तो हम जो विषय पढ़ रहे हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो यहाँ पे हमें सारी जो चीजें हैं जहाँ पे सस्पिशियस डेथ होती है, जो भी नेचुरल डेथ है, उसको हम कैसे डिफाइन करें या हम कब डिक्लेयर करें कि ये डेथ है, या फिर ऐसे कौन से साइन सिम्टम्स है कि जिसके जरिए या जिसकी मदद से हम डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डेथ की डेफिनेशन है, डेथ इज डिफाइंड एज द irreversible cessation of life, insensibility, inability to move, and permanent and complete stoppage of functions of the vital organs of the body, which are known as tripod of life, that is brain, heart and lungs। तो यहाँ पे क्या बताया है, डेथ की ये डेफिनेशन बताई। तो आपको ये एसएक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन डेथ, एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ डेथ, और आगे जो भी हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि जिससे हम डेथ को डायग्नोस करते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ डेथ, ऐसा आपको एसएक्यू इस पर पूछा जा सकता है कि डिफाइन डेथ, एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ डेथ एंड डायग्नोसिस ऑफ डेथ। इस प्रकार से आपको 5 मार्क्स के लिए एक एसएक्यू पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन में क्या कहा है डेथ के, डेथ इज डिफाइंड एज, हम उसे डेथ कहेंगे किसे, इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ लाइफ, जहाँ पे इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ लाइफ यानी कि जहाँ पे जीवन समाप्त हुआ है और वहां से वो इरिवर्सिबल है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जहाँ पे जीवन या लाइफ का एंड होता है, और वो एंड कैसा है, इरिवर्सिबल है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इनसेंसिबिलिटी, कोई भी सेंसेस बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। इनसेंसिबिलिटी यानी कि कोई भी सेंसेस काम नहीं करते हैं, कुछ भी सेंस महसूस नहीं होता। कोई भी अगर डेड बॉडी को जाके प्रिक करे या फिर कुछ वहां पे कुछ गर्म तेल डाले, तो वहां पे कुछ सेंस महसूस होने वाला है क्या बॉडी को, तो नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पे इनसेंसिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू मूव। तो मूवमेंट जो है ये एक जीवित होने का लक्षण है। तो इनएबिलिटी टू मूव यानी कि जहाँ पे हम मूव नहीं कर सकते, कोई भी जो ऐसी डेड बॉडी है या ऐसी कोई भी बॉडी जो मूव नहीं कर सकती, जो बिल्कुल भी मूवमेंट जिसमें नहीं है, ये एक लक्षण है। फिर परमानेंट एंड कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ द वाइटल ऑर्गन, यानी कि जो शरीर में महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, जिसको हम ट्राइपॉड ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि जीवन के लिए जो 3 महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, अवयव है, वो कौन से हैं, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। इन तीनों ऑर्गन्स का परमानेंटली इनका फंक्शन बंद होना
कंप्लीटली इनका फंक्शन, इनका जो कार्य है वो बंद हो जाना, इसी को हम डेथ कहते हैं। तो डेथ इज डिफाइंड एज द irreversible cessation of life, insensibility, inability to move, and permanent and complete stoppage of functions of the vital organs of the body, which are known as tripod of life, that is brain, heart and lungs. तो इन सारे लक्षण अगर जहाँ पे दिखाई देते हैं उसे हम डेथ कहते हैं, उसे हम मृत्यु कहते हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ डेथ, कि जब मृत्यु का समय आता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, किस प्रकार से अचानक से जीवित होने वाला व्यक्ति अचानक से मृत कैसे होता है, वहां पे ऐसे क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले है स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन चालू है, जो श्वास लेने का प्रोसेस चालू है, उसके वह बंद हो जाता है। फिर स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, जो रक्ताभिसरण क्रिया है, जो ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली शरीर में चलता है, उसका बंद हो जाना। और लास्टली है ब्रेन डेथ। तो ये ब्रेन डेथ एग्जैक्टली क्या है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, मूवमेंट ऑफ डेथ में 3 पॉइंट्स है, स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन और ब्रेन डेथ। ये मूवमेंट ऑफ डेथ है, यानी कि मृत्यु जब आता है तो ये बेसिकली ये चीजें सबसे पहले होती है। उसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ डेथ। मान लो आप कहीं पे ऑब्जर्वर करके किसी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, या फिर आप खुद जब इंटर्नशिप में जाओगे, जब आपकी ड्यूटीज सिविल हॉस्पिटल्स में आपके जब पोस्टिंग्स लगते हैं, जब आपके अपने कॉलेजेस में जब इंटर्नशिप की आपकी ड्यूटी लगती है, तो वहां पे कोई भी डेथ होती है तो उसको डिक्लेयर कैसे करना है, उसको हम डेथ है करके ये कंफर्म कैसे करेंगे। तो उसके लिए रूटीनली, मतलब जनरली क्या देखा जाता है, स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन स्टॉप हुआ है क्या, एब्सेंस ऑफ पल्स, नाड़ी बंद हो चुकी है क्या, पल्स जहाँ पे हम रेडियल पल्स देखते हैं वो बंद है क्या, ये देखना है। उसके बाद पल्स देखने के अलग अलग लोकेशंस भी है। तो सबसे जनरली या यूजुअली कौन सा पल्स देखा जाता है, तो रेडियल पल्स। तो रेडियल आर्टरी पे हाथ रख के हम पल्स देखते हैं। तो ये बंद है क्या, एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट, स्टेथोस्कोप से हम जब चेस्ट ऑस्कल करते हैं तो हार्ट बीट सुनाई दे रहे हैं क्या, ये हमें देखना है। और फिक्स डायलेटेड प्यूपिल्स, अगर डेथ हुई है तो प्यूपिल्स जो है वो डायलेटेड ही रहते हैं। आपको पता होगा कि जब हम लाइट सोर्स आंखों में डालते हैं उसके बाद प्यूपिल्स का कंस्ट्रिक्शन, डायलेटेशन, ये क्रिया चालू हो जाती है। तो जब आप लाइट लगा कर भी जब आंखों में प्यूपिल्स जो है वो डायलेटेड अगर है तो ये डेथ डायग्नोस करने का एक साइन है। तो रूटीनली या यूजुअली कौन कौन सी चीजें देखी जाती है डायग्नोसिस ऑफ डेथ के लिए, तो स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ पल्स, एब्सेंस ऑफ हार्ट बीट, और लास्टली आता है फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल्स। ये 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहले ये देखी जाती है डेथ डायग्नोस करने की। फिर ये जनरली या रूटीनली जो डेथ होते हैं उसके दरमियान ये देखा जाता है। फिर सेकंड है ब्रेन स्टेम डेथ, यानी कि ब्रेन डेथ। उसमें कैसे डेथ डायग्नोस किया जाता है, तो पर्सन मस्ट बी इन डीप कोमा फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, मतलब कम से कम 6 घंटे वह व्यक्ति अगर डीप कोमा में है तो उसको हम ब्रेन डेथ कहते हैं। Absence of any typical postures due to decortication or decerebration, मतलब जब हम जीवित होते हैं तो हमें टिपिकल पोस्चर्स पॉसिबल होते हैं। अगर बैठना है, सीधे बैठना है तो हम सीधे बैठ सकते हैं, वो एक पोस्चर हम होल्ड करके रख सकते हैं। बट जब ब्रेन डेथ होता है तो डीसेरेब्रेशन, डीकॉर्टिकेशन के कारण ये जो टिपिकल पोस्चर्स है वो होल्ड नहीं कर पाते, उसको हम ब्रेन डेथ कहेंगे। नो इपिलेप्टिक मूवमेंट्स, कोई भी मूवमेंट्स चाहे वो इपिलेप्टिक यानी कि जो एग्रेसिव मूवमेंट्स है या कोई भी मूवमेंट्स इसमें नहीं होते।
एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वेंटिलेटर। आप सभी ने मोस्टली देखा होगा कि जब भी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर ऐसा कुछ सीवियर कुछ इंसिडेंट्स होता है और उसके बाद जब इंसान को वेंटिलेटर पे रखा जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, जब ये वेंटिलेटर निकालने पर, जो वेंटिलेटर लगा हुआ होता है उसके निकालने पर स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन जो है उसका अगर एब्सेंस है, मतलब वह व्यक्ति जो नॉर्मल नेचुरल रेस्पिरेशन है उसको अगर एब्सेंस दिखाई दे रहा है, वो प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे ब्रेन डेथ कहेंगे। फिर फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल्स दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लाइट, जो हमने रूटीनली में भी देखा था कि फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल्स, जब भी आप लाइट सोर्स आंखों में डालेंगे उसके बाद भी प्यूपिल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, वो फिक्स डायलेटेड ही है, तो उसे हम ब्रेन डेथ कहेंगे। फिर नो मोटर रिस्पॉन्सेस विद इन द क्रैनियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं है। आपको पता होगा कि कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसके बाद सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन तक सारे वो जो सिग्नल्स होते हैं वो लेकर जाते हैं, ब्रेन में कुछ प्रोसेस होती है और उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स आता है। मतलब मान लो अगर आपने कोई गरम जो चीज है उसको अगर आपने पकड़ा है, कोई गरम यूटेंसिल है किचन में, आपने अगर हाथ लगाया तो आपको वो स्टिमुलस मिलता है कि ये जो यूटेंसिल है ये गरम है, और ये सेंसेस ये सिग्नल्स जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन में ऐसे कुछ प्रोसेस होती है और उसके बाद मोटर नर्व जो होते हैं वो एक रिस्पॉन्स भेजते हैं। क्या रिस्पॉन्स होता है कि ये यूटेंसिल गर्म है तो हमें इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, और जो हमने हाथ लगाया हुआ होता है वो एज अ रिस्पॉन्स करके हम जल्दी से पीछे लेते हैं या फिर हम वो यूटेंसिल हाथ से छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये मोटर रिस्पॉन्स है। तो ब्रेन डेथ में क्या होता है, नो मोटर रिस्पॉन्स विद इन द क्रैनियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं होता। जितना भी आप स्टिमुलस देने की कोशिश करें, चाहे आप कुछ प्रिक करने की कोशिश करें, कुछ भी करें, बट वहां पे कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं होता, उसको हम ब्रेन स्टेम डेथ कहेंगे। फिर अबोलिशन ऑफ ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस, जो भी ब्रेन स्टेम से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस है, जैसे कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स, जब भी आपके आंखों के पास कुछ चीज आने की कोशिश होती है तब कॉर्नियल रिफ्लेक्स यानी कि क्या होता है, कोई भी चीज आंखों के पास जब बहुत नजदीक आती है तब हम जल्दी से आंख झपक लेते हैं या ब्लिंकिंग ऑफ आई शुरू होता है, ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। बट ब्रेन स्टेम डेथ में ऐसे कोई भी रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते हैं या फिर ऐसे कोई भी रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट नहीं होते। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति की आंखें खुली है और आपने कोई भी चीज, चाहे वो कॉटन हो या अपना आपका खुद का फिंगर हो, अगर आपने उस व्यक्ति की आंखों के पास भी लेकर गए तो भी वहां पे हमें कॉर्नियल रिफ्लेक्स दिखाई नहीं देता। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रेन स्टेम डेथ ये डिक्लेयर करती है। तो जब भी हमें डेथ डायग्नोस करना है तो वहां पे हमें ये सारी चीजें देखनी है। रूटीनली जो भी चीजें हैं या नेचुरल डेथ में हम जो भी चीजें देखते हैं वो हमने देखा, उसके बाद ब्रेन स्टेम डेथ अगर है तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स है जिसके मदद से हम ब्रेन स्टेम डेथ डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इस पे एसएक्यू बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है थोटा, यानी कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, इसी को हम थोटा कहते हैं। ये 1994 में आया हुआ एक्ट है। क्या है, नाम से ही हमें पता चलता है कि कोई भी ह्यूमन ऑर्गन जो मनुष्य के अवयव है, ऑर्गन्स है, उसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कोई भी मनुष्य के शरीर में टिश्यू है उसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए कुछ नियम है, उसके लिए कुछ लॉ बनाया हुआ है, उसी को हम द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट इस नाम से जानते हैं। ये कब आया हुआ है, तो ये 1994 में आया हुआ ये एक्ट है। क्या बताता है ये एक्ट, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द
regulation of removal, storage, and transplantation of human organs for therapeutic purposes and for the prevention of commercial dealings in human organs and for connected matters. यानी कि यहाँ पे क्या बताया है कि ये एक्ट क्या एग्जैक्टली इसमें कौन सी चीजें मेंशन की गई है इस एक्ट के दरमियान। तो ये जो एक्ट है ये क्या बताता है, तो ह्यूमन ऑर्गन जो है, मनुष्य के जो भी अवयव है, अगर उसको निकालना है शरीर से बाहर, जीवित मनुष्य हो या मृत हो, उसको अगर शरीर से बाहर निकालना है कोई भी ऑर्गन को, तो रिमूवल ऑफ ऑर्गन, वो ऑर्गन का स्टोरेज ऑफ ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांटेशन, दूसरे बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट करना यानी कि प्रत्यारोपण करना, कि एक शरीर से ऑर्गन निकालकर दूसरे शरीर में वो ट्रांसप्लांट करना, इसके बारे में जो भी लॉ है ये इस एक्ट में बताए गए हैं। और ये किस चीजों के लिए बताया है, ये ऑर्गन निकालना, उसका स्टोरेज करना, ट्रांसप्लांटेशन, ये थेरापेटिक पर्पसेस यानी कि ट्रीटमेंट के हिसाब से, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर कर रहे हैं तो ही ये लीगल है, वैलिड है। एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कमर्शियल डीलिंग्स, इस एक्ट के जरिए और क्या किया जाता है, तो कमर्शियल डीलिंग्स जैसे किडनी रैकेट्स, आप सभी ने शायद ये शब्द सुने होंगे, तो पैसों के लिए या कोई भी ऐसे लोभ के लिए या कुछ सेल्फ क्या कह सकते हैं हम, कि कुछ चीजें पाने के लिए बहुत से लोग ऐसे खुद के ऑर्गन्स डोनेट करते हैं या खुद के ऑर्गन्स बेच देते हैं। तो ये जो कमर्शियल डीलिंग्स है कि पैसों के लिए या कोई दूसरे चीजों के लिए, इलीगली ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इस एक्ट में ऐसे कुछ लॉ, कुछ नियम बताए हैं। एंड फॉर कनेक्टेड मैटर्स यानी कि ऐसे ही दूसरे की कोई ऐसे भी होता था कि बच्चों को किडनैप करके या लोगों को किडनैप करके उनके शरीर से ऑर्गन्स निकाल कर वो बेचे जाते थे। तो ऐसी चीजों को इन पर मॉनिटर करने के लिए या इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट, जिसे हम थोटा 1994 भी कहते हैं, तो ये 1994 में आया हुआ एक्ट है। ये क्या बताता है कि रिमूवल ऑफ ऑर्गन, removal of human organ specifically, storage of human organ and transplantation of human organ only and only for therapeutic purpose and to prevent its commercial dealings, मतलब जो मार्केटिंग या कमर्शियल जो भी चीजें होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए, और ऐसे ही अलग इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स है उस पर मॉनिटर करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एक एक हम इसके रूल्स जो है वो समझते हैं। इफ एनी डोनर हैड इन राइटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ 2 or more witnesses, at least one being a close relative, authorized before his death removal of any organ of his body after his death for therapeutic purpose, the person lawfully in possession of the dead body may grant to the registered medical practitioner all reasonable facilities for removal of that organ for therapeutic purposes। यानी कि कोई भी इंसान अगर अपने मृत्यु के बाद अपने कुछ ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है थेरापेटिक पर्पस के लिए, तो उनको ये राइटिंग में देना जरूरी है, उनको लिखित स्वरूप में विथ 2 विटनेसेस, 2 और मोर, एटलीस्ट 2 विटनेसेस, और जो भी ये विटनेसेस है उनमें से कोई एक विटनेस जो है वो उस व्यक्ति के एकदम क्लोज रिलेशन में होना चाहिए। और ये अगर ऐसा लिखित में है तभी हम उस व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद उसके शरीर से जो भी ऑर्गन की कंसेंट दी गई है उस ऑर्गन को हम निकाल कर थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, where no such authority was made but no objection was also expressed, and also if no near relative has any objection, the person lawfully in possession of the dead body may authorize the removal of any human organ of the deceased person for
थेरापेटिक पर्पसेस। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने ऐसा कुछ ऑर्गन डोनेशन का कुछ लिखित स्वरूप में या फॉर्म ऐसा कुछ किया नहीं है, उन्होंने कहीं पे रजिस्टर नहीं किया है, बट डेथ होने के बाद अगर उस पर्टिकुलर इंसान ने कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि मेरे जो ऑर्गन्स है वो नहीं देना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी कुछ लिखित स्वरूप में नहीं है, ना ही उस व्यक्ति ने कुछ ऑर्गन डोनेशन के लिए भी कुछ लिख के रखा है, और उसके जो क्लोज रिलेटिव्स है उनको भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है अगर जो मृत व्यक्ति है उसके शरीर से कुछ ऑर्गन निकाल कर थेरेपेटिक यूज के लिए किसी डिसीज्ड जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसके शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसको चिकित्सा देने के लिए अगर इस मृत व्यक्ति के शरीर से कुछ ऑर्गन निकाले जाए और उसका उस व्यक्ति को, उसके जो क्लोज रिलेटिव्स है उनको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, तब ये जो ऑर्गन्स है ये निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गन्स कैन only be removed by registered medical practitioner who should satisfy that the donor is dead and that it is a case of brainstem death। मतलब जो ऑर्गन निकाल रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं कि थेरेपेटिक पर्पस के लिए मृत व्यक्ति के शरीर से ऑर्गन निकालकर दूसरे रोगी को या जीवित व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ये जो भी इंसान है ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसको ये सेटिस्फाई भी वो होना चाहिए कि उसको ये कंफर्म होना चाहिए जिसके शरीर से ऑर्गन निकाले जा रहे हैं वो डेड हो चुका है, या वो उस इंसान की मृत्यु हो चुकी है, या फिर वो ब्रेन स्टेम डेथ है। इन दोनों में से कोई भी चीज जब कंफर्म होती है तब ये ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। In case of dead body in hospital or prison not claimed for 48 hours, the authority for removal of organs can be given by the person in charge of the hospital or the prison। prison यानी कि जो जेल होते हैं, कारागृह होते हैं। तो ऐसे कोई भी हॉस्पिटल में अगर डेथ होती है या फिर कहीं पे जेल में डेथ होती है, प्रिजन में डेथ होती है, और नेक्स्ट डेथ होने के बाद 48 आवर्स तक उस बॉडी को किसी ने क्लेम नहीं किया, उस व्यक्ति के कोई भी रिलेटिव्स नहीं आए, कोई फ्रेंड्स नहीं आए कि जिन्होंने उस बॉडी को क्लेम किया कि ये हमारे कोई रिश्तेदार है या फिर हमारे दोस्त है, जो भी है, ऐसा किसी ने क्लेम नहीं किया विद इन 48 आवर्स, तब उस हॉस्पिटल के या फिर उस प्रिजन के जो इंचार्ज है, जो हेड है, वो ये ऑर्गन्स निकालने का ऑर्डर दे सकते हैं फॉर थेरापेटिक पर्पसेस। थेरापेटिक पर्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि कोई भी ऐसे इलीगल काम के लिए ऑर्गन्स नहीं निकाले जाते, सिर्फ और सिर्फ थेरापेटिक पर्पस के लिए ही ये ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन की जहाँ पे पर्टिकुलर बॉडी को किसी ने विद इन 48 आवर्स क्लेम नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशंस में उस प्रिजन के या हॉस्पिटल के जो भी इंचार्ज है वो ये ऑर्गन निकालने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इवन इफ the body is sent for postmortem examination, the competent person may authorize the removal of the organ। मतलब जो ऐसे अननेचुरल जो डेथ होते हैं, जहाँ पे डाउटफुल डेथ है, वहां पे पोस्टमार्टम होता है, तो ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो जो व्यक्ति है वो भी ये ऑर्गन रिमूवल का ऑर्डर दे सकते हैं, बट उसके लिए जो हमने रूल्स अभी तक देखे हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। अ लाइव डोनर अबव 18 years कैन डोनेट ऑर्गन्स for near relatives only and no organ can otherwise be removed from a living donor। यानी कि जीवित व्यक्ति के शरीर से ऑर्गन्स निकाले जाते हैं क्या? तो यस, निकाले जाते हैं। कब? जब वो इंसान एटलीस्ट 18 years कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जो जीवित व्यक्ति है उसके 18 साल एटलीस्ट कंप्लीट होने चाहिए। और कब ये निकाले जा सकते हैं? जब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार जो है
मतलब मान लो बहन है, भाई है, माँ है, पिताजी है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्लोज रिलेटिव्स जो है उन्हीं के लिए ये व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो लिविंग डोनर होते हैं यानी कि जीवित व्यक्ति अगर खुद के ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति एटलीस्ट 18 ईयर्स का हो और वो जो डोनेट कर रहा है, जिसको डोनेट कर रहा है वो उस व्यक्ति के एकदम नियर रिलेटिव्स हो, क्लोज रिलेटिव्स हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है organs can be removed after authorization for therapeutic purposes only। यानी कि वही मैंने जो अभी तक बताया कि सिर्फ और सिर्फ थेरेपेटिक पर्पजेस, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर ऑर्गन्स निकाले जाते हैं तभी और तभी वो निकालने की परमिशन मिलती है। इन महाराष्ट्र इट इज रेगुलेटेड बाय DMER। ये एक इंस्टीट्यूट के जैसे होता है कि इनके परमिशन लगती है कभी भी ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए, ऑर्गन्स निकालने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओनली अ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल अंडर द एक्ट कैन रिमूव ऑर्गन्स। यानी कि जो जहां पर ये ऑर्गन रिमूवल, स्टोरेज और ट्रांसप्लांटेशन का कार्य होता है वो जो हॉस्पिटल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी एक्ट है उसके अंडर उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सारी चीजें लीगल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एनी हॉस्पिटल और पर्सन हु कंडक्ट्स और एसोसिएट्स विथ ऑर्गन रिमूवल विदाउट authority is liable to be awarded imprisonment up to 5 years and fine up to 10,000। यानी कि जहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, सारी चीजें लीगली होनी चाहिए और जो ये ऑर्गन रिमूवल का कार्य कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। अगर इन कंडीशंस को कोई इंसान फेल करता है यानी कि हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, फिर भी अगर ये ऑर्गन रिमूवल का काम कर रहे हैं तो इनको 5 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और इनको 10,000 तक फाइन हो सकता है। ये इसकी पनिशमेंट है अगर इलीगली किसी ने ऑर्गन्स निकालने की कोशिश की तो इस प्रकार से ये जो एक्ट है थोटा 1994 इसके बारे में हमने अभी जाना। तो ये SAQ के लिए ये भी पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है। आपको थोटा एक्सप्लेन ये एक्ट पर्टिकुलर जो है एक्सप्लेन थोटा एक्ट 1994 आपको ऐसा एक SAQ के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने ये थैनेटोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। धन्यवाद।